Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Ada 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is D and F block element. And D and F block element प्यारे बच्चे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं. अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ. कुछ आयंस आपको दिए हैं, अब इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं. गाइज ये जो आपके आयंस हैं देखो जरा, Cr+3, Pm+3, Cu+, Ce+4, Co+2, Lu+2, Mn+2 एंड Th+4. ठीक है, इनके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं. चलिए देख लेते हैं कैसे लिखे जाएंगे. तो सबसे पहले है हमारा Cr+3. Cr+3 यानी कि क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24. 24 में से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना बचा 21, यानी कि आपको 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d3. प्यारे बच्चे आपके 3p6 तक इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और 3d3 हो गया, यानी कि क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Ar18 3d3. Pm+3 के लिए देखो, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोमीथियम का एटॉमिक नंबर होता है 61. अब 61 में से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि रह गया 58. अब गाइस 58 के लिए हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5d10, 6s2, 6p6 एंड 4f4, है ना. इतना ही तो बचा. तो देखो 5p6 तक तो हमारे हो गए जीनॉन, यानी कि 54 एटॉमिक नंबर, और लास्ट रह गया आपका 4f4. तो जीनॉन 54, 4f4 आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया. अब है कॉपर प्लस. तो कॉपर आयन का कितना बनेगा? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और 29 में से हमने एक घटा दिया, यानी कि 28 के लिए लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. तो देखो जरा, यहाँ तक तो अपन का बन गया इनर्ट गैस, है ना. 18 मतलब इनर्ट गैस. तो गाइज आपका हो जाएगा Ar18 3d10. कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar18 3d10. अब देखो सीरियम होता है 58. कितना होता है? 58. अब 58 में से आपने 4 निकाल दिए, यानी कि आपके पास कितना रह गया 54, जो कि आपका होता है किसका? जीनॉन का. चलो जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 एंड 5p6. क्यों? क्योंकि आपकी ये p ऑर्बिटल में है और साथ में 5th पीरियड में होता है. तो यस गाइस आपका क्या आएगा? जीनॉन 54. नेक्स्ट देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27. अब 27 में से आपने 2 निकाल दिए, है ना. कितना बचा? 25. चलो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलकर लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7, यानी कि Ar18 3d7. क्या होगा? Ar18 3d7. गाइस लुटेशियम +2 के लिए अब लिखेंगे. किसके लिए? लुटेशियम +2 के लिए. तो देखो लुटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 71. कितना होता है? 71, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, यानी कि 69 के लिए लिखेंगे. तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 4f14 एंड 5d1. यही तो हुआ. अब देखो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. निकाल दिया, यानी कि जीनॉन 54, 4f4, 4f14 एंड 5d1 आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया. नेक्स्ट देखो Mn+2 मतलब मैग्नीज +2. तो मैग्नीज का होता है आपका 25. इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, यानी कि रह गया 23. 23 के लिए लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5. तो गाइज ये हो गए आपके कितने? 23 एटॉमिक नंबर. अब देखो जरा, हमने इसमें से इनर्ट गैस का निकाल दिया Ar18 एंड 3d5. क्लियर. नेक्स्ट देखो थोरियम आपका कितना होता है? गाइस थोरियम होता है 90. अब 90 में से आपके निकल गए 4 इलेक्ट्रॉन. कितने? 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए. कितना रह गया? 86. 86 का होता है रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6. नेक्स्ट है आपका
5d10 4s2 और ये आपका कंप्लीट हो गया 86 यानी कि रेडॉन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई मैग्नीज +2 कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन Fe। हमारा जो मैग्नीज होता है वो Fe आयन के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, Fe+2 से ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ठीक है, किसमें, इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो गाइस सबसे पहले हम इसके दोनों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe+2 का Ar18 3d6, राइट। इसी तरीके से मैग्नीज का क्या हो जाएगा, मैग्नीज में से 2 निकल गए ना आपके इलेक्ट्रॉन्स, अब जब 2 निकल गए इसका मतलब कितना 23, तो आपका हो जाएगा Ar18 3d5, राइट। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए Mn+2 के लिए और Fe+2 के लिए। अब गाइस एक चीज़ देखो जरा, यहाँ पर जो आपकी Fe है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने पाउली का और हुंड का नियम फॉलो कर लिया, क्लियर। दूसरे में देखो जरा, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, राइट। तो आपका ये क्या दिख रहा है, ये आपकी दिख रही है हाफ फिल्ड, ये कैसी है, हाफ फिल्ड है ना, कैसी है ये आपकी, ये गाइस है आपकी हाफ फिल्ड। अब जब आपकी ये हाफ फिल्ड है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी स्टेबल हो गई, कैसी हो गई, स्टेबल हो गई, राइट, क्योंकि हमको पता है कि हाफ फिल्ड आपकी स्टेबल होती है। तो गाइस वही चीज़ मैंने आपके लिए कंसेप्ट में लिख दी है, इट इज़ नोन दैट हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। आपकी जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसी वजह से जो आपका Mn+2 है वो अपनी d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और इसी वजह से अगर हम Mn+2 की बात करें तो गाइज ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ाता है, यानी कि +2 +3 में जब ये कन्वर्ट होता है तो अपनी विरोध को शो करता है, मतलब ये +2 से +3 में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये स्टेबल है ना, तो फिर वो क्यों ही अपनी स्टेबिलिटी को खोएगा +3 में जाके। इस वजह से Mn का +2 आयन +3 में जाने के लिए रेजिस्ट करता है, खुद को रोकता है। इसी तरीके से अगर Fe+2 की बात करें तो ये अपने 3d6 में अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, अगर यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो गाइज ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसी वजह से जो आपका Fe+2 आयन होता है ये अपनी Fe+3 में जाने से रेजिस्ट करता है, नहीं जाना चाहता। क्यों, क्योंकि 3d6 से इसको 3d5 कॉन्फ़िगरेशन पाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू Fe+3 आयन। इसी वजह से जो आपका Fe आयन होता है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जाने में खुद को रोकता है, क्योंकि वो और अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। कैसे आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, किसमें, फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कि जैसे जैसे आपकी, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट रो, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में फर्स्ट हाफ रो की बात करें तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी रेजिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ रहा है, या फिर सीधे बोलें तो आपका ऑक्सीडेशन और साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट का स्टेट भी बढ़ रहा है। क्लियर, कैसे बढ़ रहा है, हमेशा ध्यान रखना गाइज, अगर आपका इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, अगर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज हाई, अगर आपका रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज हाई, देन तब क्या होगा, तब गाइज आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर कहना चाहिए जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो आपकी लेस स्टेबल होगी। कैसी होगी, लेस स्टेबल होगी, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी रिपल्शन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी क्या है,
इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रिपल्शन आपका बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर रिपल्शन आपका कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, किसकी? अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट के फर्स्ट हाफ की बात करें, ये होता है 21, 22, 23, 24, 25, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हमने दिखा दिए। तो अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें गाइस, क्या हो रहा है? आपके रिपल्शन कैसा होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना? क्या हो रहा है? रिपल्शन आपका बढ़ रहा है। क्लियर? अब जब रिपल्शन फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो आपका रिपल्शन कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर? अब जब अगर आपका फर्स्ट हाफ में रिपल्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्टेबिलिटी कम होगी। राइट? क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रिपल्शन बढ़ रहा है? गाइज, हमें पता है पीरियड में आपके ऑर्बिटल तो इक्वल रहते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा? रिपल्शन भी बढ़ेगा। ठीक है? रिपल्शन भी बढ़ेगा। क्लियर? तो आपके फर्स्ट हाफ का रिपल्शन और सेकंड हाफ के रिपल्शन में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। फर्स्ट हाफ के रिपल्शन में और सेकंड हाफ के रिपल्शन में एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट हाफ है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो अपनी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वो अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा शो करता जा रहा है। क्लियर? ठीक है? इसी वजह से जो हमारी +2 स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अनदर। राइट? अब देखो इसका कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट स्कैंडियम ऑल हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अपने स्कैंडियम को छोड़कर जितने भी आपके मेटल हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं ऑन मूविंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आप 21 से 25 की तरफ जा रहे हो, क्या हो रहा है? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यही चीज़ तो मैंने पीछे बताई है। क्या हो रहा है? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब गाइस, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? आपकी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। देखो जरा, यहाँ पर आपका D, अगर मैं यहाँ पर आपका पिक्चर बना दूँ तो क्या बनेगा? हैव अ लुक। यहाँ पर आपका है D1, 1 2 3 1 2 3 4 5, है ना? 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। अब ये देखो दूसरा 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है? तीसरा देखो 1 2 3 4 5, राइट? चौथा देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या फील किया कि इस स्टेबिलिटी को पाना बहुत मुश्किल है, इसकी स्टेबिलिटी पाना थोड़ा कम मुश्किल, इसमें स्टेबिलिटी पाना थोड़ा और कम मुश्किल, इसमें स्टेबिलिटी पाना थोड़ा और कम मुश्किल। एंड गाइस, अगर लास्ट की बात करें तो ये कंप्लीटली स्टेबल है। यानी कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आपके जो D ऑर्बिटल है वो किस में जा रही है? स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। राइट? स्टेबिलिटी की तरफ कब जा रही है? क्योंकि आपका रिपल्शन कम होता जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, रिपल्शन कम होता जा रहा है। फर्स्ट हाफ में रिपल्शन ज़्यादा हो गया, सेकेंड हाफ में कम हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो इधर फर्स्ट हाफ में आपका जो रिपल्शन है वो आपका हो जाएगा कम, और सेकेंड हाफ में आपका रिपल्शन हो जाएगा ज़्यादा। क्लियर? हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट मे बी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद द फॉलोइंग D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ देयर एटम। क्या है? व्हाट मे बी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? किसके लिए? इन चारों के लिए। ठीक है? D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ग्राउंड स्टेट में हमको बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये है आपके नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका सिंबल एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो 3D3 के लिए, 3D3 के लिए, 3D4 के लिए, 3D5 के लिए और 8 के लिए देखो 3D3 मतलब वेनेडियम की बात हो रही है। गाइस, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3D5, 4s2 3D5। यानी कि ये कौन कौन सी अपनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है? तो गाइस, पहले तो 2 दिखाएगा, दूसरा 3 दिखाएगा और दोनों का एडिशन यानी कि 5 दिखाएगा। क्लियर? दूसरा देखो 3D4 यानी कि क्रोमियम, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3D4। अब देखो 2, ठीक है? 2 दिखाएगा, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया? 6। अब देखो 1 2
3 4 1 2 3 4 5, ठीक है 5। अब देखो हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब गाइज इसका जो एक आपकी खाली है ये आपकी ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और आएगा। किसके साथ? एक इसका अनफिल्ड और इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना, तो 1s क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा। क्लियर? तो बस आपका क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल है क्योंकि आपका बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो 2 3 6। क्लियर? नेक्स्ट देखो 3d5। 3d5 में है 4s2 3d5। क्या है? 4s2 3d5। तो गाइज ये तो आपकी कंप्लीटली हाफ फील्ड हो गई ना, इसमें तो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, कोई ट्रांजिशन। तो 4s2 डन एंड 3d5 यानी कि 5। तो गाइस 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये अपने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दे या फिर दोनों का एक कंप्लीटली फील्ड अपने बॉन्ड फॉर्मेशन करके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू +7 मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा दे। तो ये आपके 2 पॉसिबिलिटी हो गई। अब बात कर लेते 3d8 यानी कि निकिल की। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। अब 4s2 3d8 का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना रह गया गाइज? 2 हैं जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या है? 2 हैं जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 2 आपके s के ऑर्बिटल, यानी कि 2 और 2 का पार्टिसिपेशन यानी 4। तो 4 और साथ में आपका 2 ऑर्बिटल जो कि आसानी से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यस गाइज 2 या फिर 4 की आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट, हमने क्या नोट करना है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली लीड टू आयनिक बॉन्ड। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, वहीं पर अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यह कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, नेम द ऑक्सो मेटल एनाइन विद फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर। कि जो आपका मेटल आयन है अगर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल दिखा रहा है तो हमको क्या बताना है कि जितने भी आपके अनाइंस हैं वो आपके ऑक्सो मेटल के साथ कौन सी आपका कहना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। तो हमारे सामने कुछ एनाइंस दिए हैं, जैसे पहला है क्रोमेट CrO4-2। तो गाइज CrO4-2 की बात हो रही है, हमारा इसका होता है -2 और आपने 4 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई और इधर आ गया आपका -4, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। -2 इधर और ये आपका हो गया 4 दूनी 8। ओके सॉरी, 4 दूनी 8, 8 - 2 = 6। राइट? तो ये आपकी आ गई 6। इसी तरीके से Mn+4 को देखो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ऊपर है माइनस साइन, तो x + -2 × 4 = -1। तो यानी कि आपकी आ गई 7। ऐसी वेनेडियम क्या देख लो, सेम चीज आपका यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का साइन है ना, इधर जाएगा ये। ठीक है, 6 हो गया ना, v + 3 × -2 = -1। तो v = कितना आ गया? 5। ठीक, नेक्स्ट देखो। तो यहाँ पे ये 3 आपके हो गए आयंस जिनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर M+2 आयन। M+2 आयन जिसका एटॉमिक नंबर है Z = 27। तो Z = 27 के लिए हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो गाइस सबसे पहले हम Z = 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो है आपका Ar3d7 4s2। क्या है? Ar3d7 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो हमने बोला M+2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या रह गया? Ar3d7 4s0 है ना। तो अब आपने इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करनी है। तो 3D में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। इसमें 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। ठीक है, अब देखो कितने आपके अनपेयर्ड रह गए। तो गाइज ये 3 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए। हमने क्या करना है? म्यू की वैल्यू लगा देनी है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू = √NN+2 में वैल्यू को पुट करा तो 3 + 2 यानी कि √15। अब गाइज √15 आपका आ गया, देख पा रहे हो? निकाल दो इसका रूट, क्या आया? 3.8 BM।
नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आपके ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपको ये बताना है, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं। विच ऑफ द डी एलिमेंट मे नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता। मतलब डी ब्लॉक में कुछ ऐसे भी तो एलिमेंट्स हैं ना जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, तो वो उसका रीजन क्या है ये भी हमको बताना है। तो गाइस देखो, सबसे पहले पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, n-1 1 to d 1 to 10 ns 1 to 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो n-d सब शेल में एंटर करता है। वहीं पर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, आपके 3 एक्सेप्शन है, जिंक, कैडमियम और मर्करी, उसके अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं, है ना, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेशन की टेंडेंसी को रखते हैं। नेक्स्ट है एटम एंड आयनिक साइज, एटम एंड आयनिक साइज। गाइस जो आपका आयन होता है वो सेम चार्ज का होता है, ठीक है। अब देखो, अगर आपका जो आयन है वो सेम चार्ज का है तो गाइस जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एटॉमिक रेडियस में कमी आएगी। क्या होगा, एटॉमिक रेडियस में कमी आएगी। तो बस हमने वही चीज लिखी है, द सेम ion of the same charge in the given series show progressive decrease in the increasing atomic number, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता है कि हमारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम +7, और मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है गाइस, वो है हमारा मैंगनीज। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि हमको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसी वजह से ये अपने नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो गाइस जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे आपका मेटल पर चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके कलर्ड आयन का, मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं बाहर। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा हो रही है। और यस, हमको अच्छे से पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स आपके कम होते हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो आपके कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी कि जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये मैक्सिमम कलर्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल होता है और स्मॉल साइज की वजह से ये आसानी से इंटरस्टेशियल स्पेस को गेन कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यस गाइज, इसी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है मेटल आयंस की वो काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट है दे पॉजेस कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। यस, बहुत सारे आपने रिएक्शंस में देखा होगा कि हम लोग एज अ कैटालिस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज करते हैं। एज यूजल अपनी हैबर साइकिल को देख लो, Fe का यूज कर रहे हो आप, और ये क्या है, ये भी तो आपका एक डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो बस वही चीज लिखी है हमने, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज है, आपका आयरन है, वेनेडियम है, ये सभी अपनी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसी वजह से आसानी से एज अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड। इनका साइज बहुत छोटा होता है, इंटरस्टेशियल साइड को गेन कर लेते हैं। जब वो इंटरस्टेशियल स्पेस में जाकर बैठ जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटरस्टेशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। गाइस ये अलग अलग अपनी कंपाउंड्स के साथ मिक्स होकर एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि अपन का ब्रॉन्ज हो गया, हम लोग का गोल्ड हो गया। तो ये सब क्या है, ये सभी आपके एलॉयज हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। गाइज ये अपने ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनकी जो डी ऑर्बिटल होती है वो इनकम्प्लीटली फील्ड होती है, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में प्लेस होते हैं। इसी वजह से मतलब ये हुआ गाइज कि आपके जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सभी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जा सकते, जबकि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा।
ZnCdHg है फुली फील्ड ऑर्बिटल, जैसे आपका ZnCdHg है, इनके पास फुली फील्ड ऑर्बिटल होती है ग्राउंड स्टेट में, इसी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमको क्या करना है, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के बारे में बात करनी है। हमसे बोला गया है राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड। आयोडाइड के लिए हमको इसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी है। तो गाइज मैंने आपको कंप्लीट एक इक्वेशन लिखी है, किसके लिए कि आपका जो Cr2O7 होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कब करता है, एसिडिक मीडियम में। अब मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ कि आप ट्राई करो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की अपनी ऑक्सीडेशन एक्शन के लिए क्या आयनिक इक्वेशन हो सकती है। आप अपनी साइड में लिखो, मैं अपनी साइड में इसको सॉल्व करती हूँ। तो गाइज हमें शुरुआत करनी पड़ेगी यहाँ से पोटेशियम डाइक्रोमेट के आयन से। तो क्या लिखेंगे, Cr2O4 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्लियर। अब देखो ये आगे जाकर आपका क्या बनेगा, ट्वाइस Cr+3 प्लस 7H2O। कुछ तो गड़बड़ नहीं है, सब सही है, बिल्कुल सही। अब देखो हमने बोला आयोडीन के साथ लिखनी है, तो गाइज मैं लिख दूं आयोडीन के साथ ट्वाइस I माइनस मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस I माइनस से आपका क्या बनेगा I2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, I2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जस्ट ठीक है, Cr2O7 -2 और साथ में आपका प्लस 14H प्लस ट्वाइस HI प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एरो लगा के आपका आ जाएगा ट्वाइस Cr+3 प्लस I2 प्लस 7H2O एंड आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स किससे कटेंगे, इस वाले से। एक सेकेंड, जब मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आपका गया 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि गाइज अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इससे कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्वाइस की जगह 6I माइनस और ये आपका कट गया, क्लियर, ठीक। तो ये गई हमारी रिएक्शन। अब इसको देख लो पीछे, हमने क्या किया है, Cr2O7 -2 एंड 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, हैव अ लुक, 6 इलेक्ट्रॉन एंड Cr+2 प्लस 3 7+2, एकदम सही। अब हमने इसका आयोडाइड के साथ जब एडिशन किया, इसका मतलब क्या हुआ, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने थे तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि Cr2O7 4H प्लस, अब देखो I क्या है, I यानी कि 3 दूनी 6, I माइनस, अब ये इलेक्ट्रॉन आपके कट गए तो आपका आ गया I2 Cr2 एंड 7H2, क्लियर, 3I2 एंड 7H2, क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा कंपाउंड है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड है। तो गाइज आपका है Ti+3, V+3, Cr+3, Mn+2, Fe+3, Co+3, गिव द रीजन फॉर ईच। आपको इनमें इन सभी का रीजन देना है। ओनली द आयन दैट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, आपका केवल एक आयन जो कि क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन रखता है इसमें d ऑर्बिटल में, एंड इन विच dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल विल बी कलर्ड। तो आपका जो dd ट्रांजिशन होगा वो किस में पॉसिबल होगा, कलर्ड पॉसिबल होगा। अब देखो जैसे आपको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब वो ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जैसे आपके वैकेंसी आएगी तुरंत आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो कि आपके कलर्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली आयन इन विच d ऑर्बिटल आर एम्प्टी, केवल वो आयन जिनमें d ऑर्बिटल आपके एम्प्टी है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है, विल बी कलरलेस एज नो dd ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन द कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके कलरलेस होंगे
एज नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल, क्योंकि जैसे जैसे आप इसका ट्रांजिशन देखोगे तो जब आपकी कंप्लीटली एम्प्टी है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है तो किसी भी तरीके का ट्रांजिशन होगा नहीं। जब किसी भी तरीके का ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपका कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? अब देखो, ऑल अदर आयन एक्सेप्ट स्कैंडियम आयन, स्कैंडियम आयन को छोड़कर जितने भी आपके आयन हैं वो कैसे हैं? एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस हैं, क्योंकि ये अपने डी ट्रांजिशन को शो करते हैं। स्कैंडियम एज इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, क्योंकि जो आपकी स्कैंडियम है वो क्या रखती है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल रखती है। स्कैंडियम +3 आयन क्या रखती है? एम्प्टी डी ऑर्बिटल रखती है, जबकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके लिए लिखा है। टाइटेनियम Ti के लिए है आपका 3d1, V के लिए है आपका 3d2, Cu के लिए आपका है 3d10, स्कैंडियम के लिए 3d0, ठीक है। Mn के लिए 3d5, Fe के लिए 3d5, CO के लिए 3d7। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 आयन। क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 आयन। तो गाइज आप कैसे करोगे? बताओ भाई, आप कैसे करोगे? देखो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इसको देख लेते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 आयन फॉर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। गाइज देखो मैंने आपके सामने टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, Co, Ni, Cu, Zn इन सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पूरी सीरीज लिखी है। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करते हैं, जो कि मैग्नीज की होती है। अब चला देख लेते हैं मैग्नीज पर है कि नहीं है। यस है। हमको पता है कि जो हमारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो यू शेप्ड होता है, तो यस यू शेप्ड भी है। ये तरीका होता है ना याद करने का। तो बस देखो जरा, अब हमको ये बताना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करना है किसके लिए? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए। अब गाइस देखो, हमने टेबल में क्या देखा कि जो आपकी मैग्नीज है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, +2 से लेकर +7 तक। दूसरा है द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। इसके जितने भी नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट के वो इंक्रीज होते जाते हैं। कब? जब ये स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ मूव करता है। क्या करता है? स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट है ऑन मूविंग फ्रॉम Mn टू Zn। जब ये मैग्नीज से जिंक की तरफ मूव करता है तो गाइस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होता है। यू शेप्ड है ना, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अवेलेबल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम होती जाती है। हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करती है? कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? जो आपके पार्शियल फील्ड होते हैं या फिर अनपेयर्ड होते हैं, राइट। तो जो पेयर होगा वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। जो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कब? जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। गाइस क्यों? दिस इज बिकॉज ऑन मूविंग बॉटम फ्रॉम द टॉप, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ या फिर कहना चाहिए बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हो तो आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, डिफिकल्ट होता जाता है। ये देखो ना, आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना बहुत आसान है, जबकि अगर इस वाली ऑर्बिटल से या फिर यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन को, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे, थर्ड और शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे या फिर न्यूक्लियस से पास की शेल से आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो ये बहुत टफ होगा। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है या फिर आपके इनर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि आपकी IE सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू I2 एज कंपेयर टू I1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड विद लेंथेनॉइड। अब हमको क्या करना है? एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड की केमिस्ट्री को कंपेयर करना है। पहली है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक एंड आयनिक साइज एंड केमिकल रिएक्टिविटी। इन सबको हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो पहला देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड या फिर लेंथेनॉइड। गाइस
लैंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारा क्या होगा, ज़ीनॉन 54, 4f14, 3d1, 6s2। वहीं पर अगर एक्टेनाइड की बात करें तो क्या होगा, Rn86, 5f14, D6d1, 7s2। गाइज अगर 4f ऑर्बिटल की बात करें या फिर 5f ऑर्बिटल की बात करें तो वो आपकी डीपली पार्टिसिपेट नहीं करती। क्या नहीं करती, इज नॉट डीपली बुरिड एंड पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ग्रेटर एक्सटेंट। ये आपकी बहुत ज़्यादा डीपली पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं करती। कौन सी, 4f एंड 5f। क्यों नहीं करती, क्योंकि गाइज इसमें आपके N-2 में आपका इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एज अ पेनल्टीमेट शेल, ये अपने बिहेव को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है एटम एंड आयनिक साइज। सिमिलर टू लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड ऑल्सो एग्जिबिट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हमारे लैंथेनाइड की तरह जितने एक्टिनाइड्स हैं वो भी अपने कॉन्ट्रैक्शन को शो करते हैं और इसे हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका ओवरऑल डिक्रीज होता है एटम में या फिर आयनिक एटमिक रेडियाई में या फिर आयनिक रेडियाई में। द कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो आपके 4f और 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत पुअर शील्डिंग कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, इसी वजह से आपके एटमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, जिसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में रेस्पेक्टिवली लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज +3। जो आपकी लैंथेनाइड की प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट है गाइज वो +3 होती है। मतलब वी आल्सो एनकाउंटर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को अनकाउंटर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि गाइज ये अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को शो करता है बाय फुली फिल्ड ऑर्बिटल और बाय हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एक्टिनाइड एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं वो अपनी ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज को शो करते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपके 5f 60 और 7s लेवल है वो आपका कंपेरेबल एनर्जीज का लेवल है। ठीक है, अगेन +3 इज द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एक्टिनाइड। और इसी वजह से जो हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किसमें, लैंथेनाइड्स में भी और एक्टिनॉइड्स में भी। क्लियर। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि हम अगर लैंथेनाइड की बात करें या फिर एक्टिनाइड की बात करें तो गाइस ये अपने कॉमन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 3 और 4। क्लियर, 3 और 4। तो अगर हम स्टेबल ऑक्सीडेशन की बात करें तो एक्टिनाइड सच एज लैंथेनाइड हैव मोर कंपाउंड इन +3 एंड +4। जैसे आपके लैंथेनाइड अपने +3 और +4 में सबसे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक्टिनाइड भी अपने +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। अगर हम लैंथेनाइड सीरीज की बात करें, किसकी, लैंथेनाइड सीरीज की बात करें तो गाइज ये आपकी मोर रिएक्टिव होती है। इनके जो आगे के मेंबर्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। दे हैव रिएक्टिविटी दैट कंपेयर टू CA। ये अपने CA के कंपेरेबली अपनी रिएक्टिविटी को शो करते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है लैंथेनाइड एल्यूमिनियम की तरह बिहेव शो करना शुरू कर देते हैं। एक्टिनाइड ऑन अदर हैंड आर हाईली रिएक्टिव। जो हमारे एक्टिनाइड्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, स्पेशली दे हैव फाइनली डिवाइडेड। और क्यों, क्योंकि ये आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके फाइनली डिवाइडेड हैं। कैसे डिवाइडेड है, हमको बताया ना कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो जब ऊपर से आप चलना शुरू किया तो आपके स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बिलो। नेक्स्ट है दे हैव एडेड टू बॉइलिंग वाटर दे गिव मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। अगर आप इनको बॉइलिंग वाटर में ऐड करते हो तो ये ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिक्सचर देते हैं। क्लियर। दे कंबाइन विद द मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। ये बहुत सारे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके करते हैं, किस पर, एट मॉडरेट टेम्परेचर। नेक्स्ट है एल्कलीज हैव नो एक्शन ऑन दीज एक्टिनाइड। एल्कलाइज क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिनाइड के साथ एक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय डिसप्रपोर्शन।
आपके डिस्प्रपोर्शन से क्या मतलब है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। हमको 2 एग्जाम्पल देने हैं अपने डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के लिए किसी एक्वस सॉल्यूशन में। तो गाइस पहली चीज़ है डिस्प्रपोर्शन आपका होता क्या है? जब आपके किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक मतलब सब्सटेंस में देखने को मिले, सेम सब्सटेंस में, तो वो आपकी डिस्प्रपोर्शन कहलाती है। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन आर दोज इन विच सेम सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शन। आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक सेम सब्सटेंस में देखने को मिले तो आपका ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीज फ्रॉम 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आपके ऑक्सीडेशन नंबर की बढ़ोतरी होती जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता जाता है या फिर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसकी रिएक्शन देखो, Mn+2 आयन 4H+ से जब रिएक्ट करता है तो आपको Mn+2 MnO+4 MnO4 - MnO2 एंड H2O देता है। अब देखो इस चीज को जरा समझो गाइज, यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीज ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 से +7 में कन्वर्ट किया है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पर सेकंड थिंग देखो, एक इसने अपनी ऑक्सीडेशन +6 से +7 में कन्वर्ट किया है, मतलब कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो यहीं पर आपका ये +4 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही सब्सटेंस में दोनों चीजें हो रही हैं, यानी कि डिस्प्रपोर्शन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो Cu+1 की। गाइस Cu+1 आपका Cu+2 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, Cu+ आपका Cu में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन। नेक्स्ट है विच मेटल इन फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपके जो मेटल है किसमें, ट्रांजिशन सीरीज में, ये क्या कर रहे हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। क्यों, ऐसा क्यों है गाइज? Cu विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस क्या कर रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जिबिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें है 4s1। एंड इसी तरीके से अगर Cu+ आयन की बात करूं तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, देख रहे हो, लूज कर रहा है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होकर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d8 का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? इसी वजह से, इसी तरीके से जो हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं वो अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिकेट द स्टेप ऑफ प्रिपरेशन K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट आयन KMnO4 विद पायरोलोसाइट ओर। दोनों ओर का हम लोगों को क्या दिखाना है, प्रिपरेशन दिखाना है। तो गाइज ये आपके सामने 2 रिएक्शन दी हुई हैं, चलो इसको देखते हैं। जब आपका FeCr2O7 N2CO3 के साथ एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, यानी एक्सिस ऑफ एयर में रिएक्शन करता है, तो आपका Na2CrO4 Fe2O3 और बाई प्रोडक्ट CO2 बनता है। अब गाइज जो आपका ये Na2CrO4 बना, ये क्या करेगा, H+ आयन को एक्सेप्ट करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देगा, है ना? ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप देखो सोडियम डाइक्रोमेट और Na+ आयन और आपका वाटर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सोडियम डाइक्रोमेट KCl के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl बना रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन MnO2 KOH यानी अल्कोहलिक KOH के साथ में एयर की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, तो K2MnO4 और बाई प्रोडक्ट वाटर दे रहा है। गाइस जब इस मैग्नेट आयन का, किसका, इस आयन का जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है, तो पर मैग्नेट आयन बन रहा है और साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। नेक्स्ट है गाइज यूज हुंड रूल टू ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cerium+3 आयन। Cerium+3 आयन का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ हुंड रूल लिखना है और अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है, किसके लिए, स्पिन ओनली फॉर्मूले से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सीरियम का एटॉमिक नंबर जो कि होता है 58। अब 58 में से 3 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए, तो जब आपके 58 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकले मतलब कि 55, तो गाइस 55 का मतलब ज़ीनॉन और 4f1। अब आपने देख लिया कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बस म्यू का फॉर्मूला लगा लो, Nn+2 वैल्यू पुट करो 1 + 2 = √3 1.7 bm। क्या है, 1.7 bm। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड विद दैट ऑफ लैंथेनाइड इन द रेफरेंस टू।
अब आपको क्या करना है, इनकी केमिस्ट्री को कंपेयर करना है, किसका, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की, किसके लिए, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो गाइज ये आपके एनसीईआरटी के बुक में 2 बार रिवाइज करके क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बार मैंने भी लिया है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो लैंथेनाइड के लिए आपका होता है 4f, एक्टिनाइड के लिए आपका होता है 5f, है ना, प्रोग्रेसिवली फील्ड होते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस। अब दूसरी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लें तो लैंथेनाइड अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वहीं पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करूं तो ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वहीं पर एक्टिनाइड अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जबकि सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन आपका 3 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में करता है। वहीं पर अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की तो गाइज अपने जो एक्टिनाइड्स होते हैं ये ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनाइड। क्लियर, क्यों, क्योंकि इनका साइज एज कंपेयर टू लैंथेनाइड बड़ा होता है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 61, 91, 101, 109। तो गाइज 61 का मतलब प्रोमेथियम PM, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 54, 4f5, 5d0, 6s2। 91 प्रोटेक्टिनियम, और प्रोटेक्टिनियम के लिए Rn86, 5f2, 6d1, 7s2। मेंडलीवियम Rn86, 5f13, 6d0, 7s2। ऐसे ही मेथ्रियम क्या है, मेथिरीनियम। अब देखो मेथ्रियम में क्या होता है, 86, 5f14, 6d7, 7s2। ठीक है गाइस, हमेशा ध्यान रखना ये आपका मैन मेड है। क्या है, मैन मेड। ठीक है, मेट्रियम आपका मैन मेड है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको सॉल्व किया। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।